हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज सेल, सेल होता क्या है। उसके बाद बेटा डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, व्हाट आर डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल और व्हाट आर डिफरेंट साइजेस ऑफ सेल। प्लस बेटा सेल जिसके बारे में इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो किस चीज से बनी हुई है, क्योंकि किसी भी चीज की स्टडी हम करेंगे उनकी कंपोनेंट्स को जानना, उनकी कंपोजिशन को जानना बहुत जरूरी है। सो सेल के बारे में हम तब तक बेटा प्रॉपरली नहीं जान पाएंगे जब तक हम ये नहीं जान लेते कि आखिर सेल किस चीज से बनी हुई है। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज व्हाट इज सेल। तो जब बेटा आपको कोई पूछे व्हाट इज सेल, आप क्या बोलोगे? आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सेल इज द कंपोनेंट दैट मेक्स अप द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। हर ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। हो सकता है आप में से बेटा कोई बच्चे बोलेंगे कि सेल जो है इट इज द लिविंग यूनिट, सेल इज द लिविंग यूनिट, ऐसा बोलोगे आप लोग। बिल्कुल सही है बेटा, मैं आप लोगों को गलत बोल ही नहीं रही हूँ, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप बेटा किसी भी बुक में खोल कर देख लोगे, सबसे पहला पॉइंट सेल के बारे में क्या आता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या आता है बेटा? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ करके आएगा। आप किसी भी बुक में खोल लो, क्लास 8 में देख लो, 9 में भी सेल वाला चैप्टर होता है बेटा, 9 में देख लो, 11 में देख लो, आपको ये टर्म बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। ये स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कोई अगर जिंदा है तो वो सेल से ही बना हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिट ऑफ लाइफ। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या लोचा है, क्या है ये? स्ट्रक्चरल से बेटा क्या मतलब है? देखिए, हर ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो बेटा ह्यूमंस हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे पत्ते हो, चाहे बेटा प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी चीज हो, चाहे वो अमीबा हो बेटा, कुछ भी हो, अगर वो लिविंग है देन इट इज मेड अप ऑफ सेल। हो सकता है सेल की शेप अलग हो सकता है सेल के फंक्शंस अलग हो, बट अगर वो लिविंग है देन इट इज मेड अप ऑफ सेल। दैट मीन्स स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा गया है बेटा? क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, बिकॉज इट फॉर्म्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखिए, इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसीलिए इसको कहा गया है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज को करना, है ना। फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? फंक्शन का मतलब होता है किसी चीज को करना, किसी चीज को कंप्लीट करना, किसी प्रोसेस को कंप्लीट करना। तो बेटा हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बेटा प्रोटीन्स बनते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या देखा था? क्रॉप देखा था, है ना। क्रॉप में भी हमने क्या देखा था बेटा? कि फोटोसिंथेसिस होते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस होते हैं, उसमें क्या होता है बेटा? इट इज अ केमिकल प्रोसेस। चीजों की ब्रेकडाउन होती है हमारे बॉडी के अंदर, एनर्जी बनती है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल जिसे हम अप्रोप्रिएटली बायोकेमिकल कहते हैं, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है बेटा। तो ऐसे बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर चलता रहता है। और एग्जैक्टली अगर हम देखें बेटा, वो सेल के 4 दीवारी के अंदर चलता रहता है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम देखें तो इसीलिए इसको कहा है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई बेटा? बिकॉज सेल इज अ साइट ऑफ, ठीक है, इट इज, okay, so it is a site of many biochemical reaction। बहुत सारे तरह तरह के बेटा, एक दो नहीं, एक दो होते तो मैं आपको नाम बता देती। वेराइटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, वेराइटी ऑफ प्रोसेसेस हमारे सेल के अंदर चलते रहते हैं। सो इट इज अ साइट ऑफ मैनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अलग अलग चीजों की
प्रोसेसिंग हमारे सेल के अंदर चलती रहती है। बेटा प्रोटीन्स बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं, उनकी यूटिलाइजेशन होती है, उनकी मॉडिफिकेशन होती है, हजारों चीजें चलती रहती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो आई जस्ट होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप क्लास 9 में जाके ये नहीं बोलोगे कि यार ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या था, ठीक है। क्लियर रहना चाहिए। सेल क्या है? सेल इज दी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर क्यों है बेटा? क्योंकि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाता है। फंक्शनल क्यों है? बिकॉज इट इज अ साइट ऑफ मैनी बायोकेमिकल लोचास, मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है बेटा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपने देखा होगा, ये क्या है? ये सेल नहीं है, दिस इज अ ब्रिक, ये ईंट है। एक एक ईंट से हमारा घर बनता है, वैसे ही बेटा एक एक सेल से हमारी बॉडी भी बनती है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि बेटा सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे ये स्लाइड ऐड किया है। सेल किसने डिस्कवर किया था? सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। सो ही इज रॉबर्ट हुक। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, है ना। रॉबर्ट हुक ने बेटा सेल की डिस्कवरी कैसे की थी? एक प्लांट के सेल पर जो मरे हुए सेल्स थे, एंड दोज सेल्स आर कॉल्ड कॉर्क सेल्स। यहां पे आप देख सकते हो, दिस इज दी कॉर्क सेल्स। रॉबर्ट हुक ने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई। बेटा माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं सेल वगैरह देखने के लिए। कैसा होता है, क्यों होता है, हायर क्लासेस में आप डेफिनेटली देखोगे। सो माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच साइंटिस्ट यूज, और विच लैब में जो भी लोग होते हैं दे यूज टू ऑब्जर्व डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने भी एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया, और उनके दिमाग में बेटा खुराफती तो होते ही है साइंटिस्ट, तभी तो नई नई डिस्कवरी होती है। हम जैसे होते तो क्या होता? घर में बैठे रहते, सोचते रहते कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। लेकिन ये लोग क्या? ये लोग बेटा करने में बिलीव करते हैं, ये सोच के बैठने में बिलीव नहीं करते हैं। तो इसीलिए रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया, और उन्होंने तरह तरह के चीजों को देखना उसके अंदर शुरू कर दिया, ठीक है। और बाद में ऐसे ही देखते देखते एक दिन उन्होंने क्या डिस्कवर किया बेटा? उन्होंने सेल की डिस्कवरी की इन अ कॉर्क सेल्स। कॉर्क क्या होता है? व्हाट इज कॉर्क? यहां पे आप देख सकते हो ट्रीज होते हैं, यहां पे आप देखिए दिस आर कॉर्क्स। जो पुराने बेटा मोटे मोटे पेड़ होते हैं ना, आप देखोगे कुछ टाइम बाद उस पेड़ के ऊपर के लेयर से, ट्रंक से बेटा, जो मेन ब्रांच होता है या मेन ट्रंक होता है, वहां से चमड़ी की तरह थोड़े से डेड टिश्यूज निकलने लगते हैं। डेड टिश्यू, ठीक है बेटा, वही जो मरे हुए टिश्यूज है जो चमड़ी की तरह निकल आते हैं, दैट इज कॉर्क। मरे हुए सेल है वो, याद रखिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, डेड सेल्स है। कॉर्क्स वर एक्चुअली डेड सेल्स, ठीक है। बट डेथ हुआ तो क्या हुआ? स्ट्रक्चर तो उसकी सेल वाली ही है। तो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया पहला सेल, दैट इज द कॉर्क सेल, और उनको क्या लगा बेटा? उनको ये लगा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। अभी तक सेल नाम बेटा उन्होंने यूज नहीं किया। उन्होंने क्या कहा रॉबर्ट हुक ने? कि एवरी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ। याद रखिए रॉबर्ट हुक ने क्या कहा शुरू शुरू में? उन्होंने कहा एवरी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सम हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। मधुमक्खी के चट्टे में आप देखोगे इस टाइप के स्ट्रक्चर मिलती है ना, ये हनीकॉम्ब है। सो बेटा आजकल हनीकॉम्ब यूज भी किया जाता है हमारे अलग अलग, देखोगे आप, स्पेशली आप अगर देखोगे बेटा कूलर्स में यूज होता है। सो he observed that organisms are made up of some honeycombs like structure, ठीक है, which he named is, और बाद में उन्होंने इस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया बेटा? उन्होंने इस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया सेल, ठीक है। और सेल का मतलब लैटिन में क्या होता है? लिटिल रूम। सेल का मतलब होता है एक छोटा सा रूम। तो याद रखिए सेल एक्चुअली मीन्स लिटिल रूम। सो
दिस इज अ स्मॉल स्टोरी बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ सेल. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया कॉर्क सेल्स, जो कि बेटा मरे हुए सेल्स थे, उनमें उनकी डिस्कवरी हुई. उन्होंने कहा कि जो कॉर्क सेल्स है बेटा, या ऑर्गेनिज्म एक दो जो भी उन्होंने स्टडी की थी, ये सारे चीजें बेटा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से बने थे, जिनको उन्होंने नाम दिया सेल, जिसका मतलब था एक छोटा सा रूम. बट बाद में एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया बेटा, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की. पहला जिंदा सेल की उन्होंने डिस्कवरी की, और दो सेल्स वर एक्चुअली प्रोटोजोआन्स, और वी कैन से यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. प्रोटोजोआन्स थे वो, या हम उन्हें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं. तो पहला सेल किसने डिस्कवर किया बेटा, पहला सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने. बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो बेटा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का, ठीक है. रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की. लीeuwenhoek ने क्या किया बेटा, लीeuwenhoek ने भी सेल की डिस्कवरी की, लेकिन जिंदा सेल की, चलते फिरते मस्त रहने वाले मस्त मौला सेल की डिस्कवरी की. और वो जो सेल्स थे वो प्रोटोजोआन्स थे, जैसे कि हमारे अमीबा, हमारे पैरामीशियम, यूनिसेल्यूलर कुछ ऑर्गेनिज्म, उनकी डिस्कवरी की. और बाद में अगर आप देखोगे बेटा, सो ही वॉज रॉबर्ट ब्राउन. और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की. बेटा न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजर ऑफ सेल. जैसे कि बेटा हमारे बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. मेरा मन किया कि मुझे हाथ उठाना है, तो ब्रेन से सिग्नल आता है कि हाथ को उठाओ. मैं सोचती हूं कि मुझे वॉक करना है, तो पैर अपने आप चलने लगेंगे, है ना. तो ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी. वैसे ही बेटा सेल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड न्यूक्लियस, और इसको कहा जाता है मैनेजर ऑफ द सेल. और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी. सो ही वॉज रॉबर्ट ब्राउन. तो 3 मेन चीजें हैं सेल के डिस्कवरी के साथ एसोसिएटेड, जिनका नाम हमें याद रखना है. वैसे तो बहुत सारे हैं बेटा, बट कुछ नाम हमें याद रखना है जो मैंने यहाँ पे टेबल पे ऐड कर दिया है, ठीक है. पहला नाम बेटा अगेन डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है, जिन्होंने पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था, एंड हिज नेम वाज जेनसन. ठीक है बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था उन्होंने. नेक्स्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट वाज रॉबर्ट हुक, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं. सो ही डिस्कवर्ड सेल्स इन कॉर्क, बट दोज वेर डेड सेल्स, याद रखिए. नेक्स्ट इज एंटोन वैन लीeuwenhoek, जिन्होंने बेटा प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, दैट मीन्स यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी की. नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने क्या किया बेटा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की. किसमें किया बेटा, ऑर्किड. ऑर्किड एक फ्लावर होता है. आजकल के बच्चों को तो पता ही होगा, क्योंकि आजकल रोज देने का जमाना नहीं है, वैलेंटाइन वीक है ना बेटा, रोज वोज देते रहते हैं लोग अपने फ्रेंड्स को. लेकिन आजकल क्या होता है बेटा, आजकल तो लिलीज, ऑर्किड्स, ये सब देते हैं. रोज तो हमारे जमाने में देते थे. सो रोज नहीं, भूल जाते हैं उसको, पहले ऑर्किड्स पे ध्यान करते हैं. ऑर्किड इज अ प्लांट, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, और बेटा हर जगह मिलता भी नहीं है, बहुत महंगा मिलता है. तो ऑर्किड इज अ प्लांट जिसके रूट्स के सेल में हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था बेटा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. नेक्स्ट इज जैकब स्क्लेडन, जिन्होंने बेटा एक थ्योरी बनाई सेल से रिलेटेड, कॉल सेल थ्योरी, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे. एंड थियोडर स्वान, इन्होंने बेटा क्या किया, इन्होंने भी सेल थ्योरी ही बनाई, लेकिन उनकी जो एक्सपेरिमेंट थी वो एनिमल्स के ऊपर थी, जबकि बेटा स्क्लेडन की जो एक्सपेरिमेंट थी वो प्लांट्स के ऊपर थी. ठीक है. सो सेल थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा अभी देख लेते हैं कि व्हाट इज सेल थ्योरी. बहुत ज्यादा इन डिटेल जरूरत नहीं है हमें बस थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है कि सेल थ्योरी है क्या. तो जैसे कि मैंने बताया बेटा, 2 साइंटिस्ट थे, स्क्लेडन एंड स्वान. स्क्लेडन जो थे बेटा, वो उन्होंने प्लांट्स के ऊपर अपनी डिस्कवरी की, प्लांट्स के ऊपर उन्होंने अपना काम किया. और स्क्लेडन का मानना था कि सारे के सारे प्लांट्स जितने भी उन्होंने स्टडी की, सारे के सारे सेल्स से बने हैं. ठीक है, सारे के सारे प्लांट सेल्स से बने हैं. स्वान जो थे बेटा,
वो थे जुओलॉजिस्ट, दैट मीन्स वो एनिमल के ऊपर काम करते थे, है ना। और उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि सारे के सारे एनिमल्स जो है वो भी सेल से ही बने होते हैं। तो आप देख सकते हो स्क्लेडन और स्वान ने बेटा इंडिविजुअली काम किया, अपने आप अकेले अकेले काम किया, बट उनकी जो बेटा रिजल्ट था, उनकी जो बेटा एंड प्रोडक्ट था वो सेम था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो ये बन गया सेल थ्योरी का पहला पॉइंट, दैट क्या हो गया बेटा, ऑल ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है। अब बाद में इस सेल थ्योरी से बेटा और एक एडिशन हुई, बाद में और एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रुडोल्फ वर्चॉव। ठीक है। अब रुडोल्फ वर्चॉव का ये था कि उनको ये तो समझ में आ गया था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, लेकिन उनके दिमाग में खटका कि ये सेल आया कहां से, आसमान से टपका, खजूर में अटका, क्या कहां से आया ये सेल। तो क्या हुआ, उन्होंने बेटा अपनी खुद की स्टडी की और उन्होंने ये देखा कि सेल जो है कहीं आसमान से नहीं टपकता है, ना ही खजूर में आके अटकता है। सेल बेटा हमेशा पुराने सेल जो होते हैं उनकी डिवीजन, उनके डिवाइड होने के वजह से बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पुराना सेल है ये, तो धीरे धीरे बेटा ये डिवाइड करता है इस तरीके से, जो आप हायर क्लासेस में डेफिनेटली देखोगे, और 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से सेल डिवाइड होता है। दैट मीन्स जो नया सेल बनता है, ये जो 2 नए सेल बने हैं बेटा कहीं ना कहीं इस पुराने सेल की डिवीजन से ही बने हैं। तो इससे रुडोल्फ वर्चॉव ने बेटा सेल थ्योरी का सेकंड पार्ट बनाया, दैट सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। सो ये बन गया हमारा सेल थ्योरी। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, और सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दैट मीन्स सेल हमेशा पुराने सेल्स के डिवीजन से ही बनते हैं। तो ये था हमारा सेल थ्योरी। अब बेटा थोड़ा सा हम शेप देखेंगे कि सेल के कितने शेप और साइजेस हो सकते हैं। तो बेटा जाहिर सी बात है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, इतनी ज्यादा तरह तरह के एनिमल्स है, इतने तरह तरह के प्लांट्स है, इतने तरह तरह के बैक्टीरिया है बेटा, तो उनके शेप भी अलग अलग होंगे, है ना। तो सेल की अगर बेटा हम साइजेस एंड शेप की बात करें, दे रेंज इन साइजेस एंड शेप डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन, कहाँ वो प्रेजेंट है, किस तरीके से प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर बेटा सेल की अलग अलग वेराइटीज है। कुछ मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जैसे कि ये आप देख सकते हो, इसे हम कहते हैं स्पिंडल शेपेड, क्योंकि ये बेटा आप नाव की तरह है, आप देख सकते हो। और ये है एक मसल सेल। ठीक है, ये एक मसल सेल है। इनफैक्ट मसल सेल के भी बेटा अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ मसल सेल आपको बंडल जैसे मिलेंगे, बोरी जैसे मिलेंगे, बंडल बंडल टाइप के। कुछ मसल सेल्स आपको इस तरीके से मिलेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन क्या है, उनकी शेप थोड़ी सी वेरी करती है। तो दिस इज दी शेप, आप देख सकते हो एक मसल सेल की है जो कि स्पिंडल शेपेड है। ठीक है, इसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करके चीजों को मूव करवाना। इट हेल्प्स इन मूवमेंट। नेक्स्ट अगर आप देखोगे बेटा, दिस इज अ नर्व सेल जिसका नाम है न्यूरॉन। अब इसका फंक्शन क्या है बेटा, इसका फंक्शन है कि ये सारा हमारा ब्रेन बनाता है, और इसके अलावा इसका फंक्शन है सिग्नल को ट्रांसमिट करना। अब जो बेटा आपको मैं दिखाई दे रही हूं ना, बिल्कुल आपको मैं सुनाई भी दे रही हूं, है ना। तो ये क्या है बेटा, ये कुछ बाहर के सिग्नल्स है, मेरा बोलना, मुझे देखना, कुछ बाहर के सिग्नल्स है जो आपकी आंखें रिसीव कर रही है, आपके कान रिसीव कर रहे हैं, और बेटा कहाँ ले जा रहे हैं, आपके ब्रेन तक ले जा रहे हैं। तो ये हमारी बॉडी में एक सिग्नल पाथवे होता है बेटा, हमारी बॉडी में एक सिग्नलिंग सिस्टम है, और उस सिग्नलिंग सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। नर्व्स वाला सिस्टम जो कौन बनाता है, न्यूरॉन बनाता है। और जस्ट बिकॉज इन सेल्स को बेटा सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है, ये सेल कभी कभार मीटर तक लंबा होता है, 1-2 मीटर तक लंबा हो सकता है। तो इनके फंक्शन के हिसाब से आप देख सकते हो इनकी शेप और साइज में वेरिएशन आ जाती है।
नेक्स्ट अगर हम देखें, इनफैक्ट बेटा न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सबसे लंबा सेल होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा, दिस इज अ स्पर्म सेल प्रेजेंट इन मेल। अब स्पर्म सेल का क्या फंक्शन है बेटा, फर्टिलाइजेशन करना, एंड इट नीड्स मोटिलिटी, ठीक है। न्यूरॉन कभी हमारे बॉडी से बाहर निकल कर नहीं जाएगा, है ना। मसल सेल कभी हमारे बॉडी से बेटा बाहर निकल कर नहीं जाएगा, लेकिन स्पर्म सेल्स को मोटिलिटी की जरूरत पड़ती है, बिकॉज दे मूव, दे स्विम, है ना, फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इसीलिए स्पर्म सेल्स में क्या मॉडिफिकेशन है बेटा, उनके पीछे एक दुम लगी होती है दैट हेल्प्स इन मूवमेंट। तो आप देख सकते हो इस सेल की फंक्शन के साथ कहीं ना कहीं मोटिलिटी, मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो इसकी उसी के हिसाब से शेप और साइज चेंज हो गई है। नेक्स्ट बेटा, ये एक बैक्टीरिया है, इसको हम कहते हैं रॉड शेपेड बैक्टीरिया, या बहुत कॉमनली अगर हम देखें, ज्यादा बायोलॉजी वाले टर्म में देखें तो इट इज नोन एज बेसिलस या बेसिली, हम इसको कहते हैं इस शेप को। बट नॉर्मली इसको सिलेंडर शेप कह सकते हो आप, रॉड शेप कह सकते हो, कुछ भी है। कॉमन नेम इज रॉड और सिलेंड्रिकल, साइंटिफिक नेम इज बेसिलस और बेसिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनकी शेप बिल्कुल कैसी है बेटा, रॉड शेपेड है, सिलेंडर टाइप की है। मूवमेंट के लिए दो लंबे लंबे ऐसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स है, और अपने आप को किसी दूसरे चीज के साथ चिपकाने के लिए भी इनकी मॉडिफिकेशन होती है, हम वो आगे जाकर देखेंगे। बट फिलहाल आप देखो उनके फंक्शन के हिसाब से उनकी बॉडी की शेप कैसी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो वायलेट कलर के ऐसे लंबे लंबे स्ट्रैंड्स, सो दिस आर ऑल्सो बैक्टीरियल स्ट्रैंड्स। ये एक एक बैक्टीरिया है, एंड दिस आर नोन एज स्पाइरिलम। इसे, इस शेप को हम कहते हैं स्पाइरल शेप, और इसे हम कहते हैं स्पाइरिलम, ठीक है। हेलिकल शेप इसको हम कहते हैं, लंबी लंबी ऐसे बेटा थ्रेड्स होते हैं। तो आप देख सकते हो इसकी भी शेप टोटली अलग है बाकी के शेप से। नेक्स्ट, दिस इज WBC, जिसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, जो क्या करते हैं बेटा, हमारे बॉडी में डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करती है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स की भी शेप आप देख सकते हो, उनके फंक्शंस के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से टोटली अलग है। एंड यहाँ पे आप देखोगे दिस आर आवर फैट सेल्स, जिसको हम एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। येलो कलर की ये जितने भी पोर्शन है बेटा, दिस आर ऑल फैट्स। ये सेल्स इस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं कि इनमें फैट के बड़े बड़े बेटा क्या है, रिजर्वर्स है, ये फैट को स्टोर करके रखते हैं। सो इन सेल का फंक्शन ही है फैट को स्टोर करना, तो इसीलिए उसी के हिसाब से ये मॉडिफाइड है। लास्ट वन अगर आप देखोगे, दिस इज दी ओवम, जिसको हम कहते हैं एग सेल। अब ओवम को फीमेल बॉडी में लार्जेस्ट सेल मानी जाती है, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है उसमें। क्यों बेटा, बिकॉज दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड देन आफ्टर अ बेबी। सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, सेल के बेटा अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, और ठीक उसी तरह बेटा सेल के अलग अलग साइज भी हो सकते हैं। कुछ जैसे कि हम स्पर्म सेल्स की बात करें, उनको मूव करना होता है, दे नीड्स मोटिलिटी। तो इसके वजह से क्या होता है बेटा, स्पर्म सेल्स बहुत ही छोटे होते हैं एंड दे हैव अ लॉन्ग टेल, ताकि कम टाइम पे वो बेटा लार्ज डिस्टेंसेस कवर कर पाए, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन रिपीटिंग दिस कि साइज जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो वेरी करते हैं। कभी कभार बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल छोटे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ माइक्रोन मीटर, जस्ट माइक्रोन मीटर, ओके सॉरी, लेट मी स्टार्ट हाइलाइटर, ओके। तो कुछ क्या होता है बेटा, बस कुछ हमारे माइक्रोन मीटर्स होते हैं, दैट इज 0.1 to 0.5 के अराउंड आप देख सकते हो, और कुछ इतने लंबे होते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा था 1 मीटर तक हो सकता है न्यूरॉन। और बेटा लार्जेस्ट अगर सेल की हम बात करें, इट इज 170 मिलीमीटर बाई 130 मिलीमीटर, जो है ऑस्ट्रिच एग, जिसको लार्जेस्ट एनिमल सेल कहा गया है ना। सो सेल के अलग अलग साइजेस एंड शेप्स हो सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ सेल पे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। सेल के कितने टाइप होते हैं, तो बेटा इसके भी हम दो कैटेगरी बना सकते हैं कि बेस्ड ऑन सेल नंबर एंड बेस्ड ऑन सेल कॉम्प्लेक्सिटीज।
सेल नंबर कितने हैं अगर हम ये देखें तो हमें दो टाइप ऑफ सेल या दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट पे अगर हम देखें, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल, सेल कैन बी ऑफ 2 टाइप और ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑफ 2 टाइप। नंबर 1 क्या हो जाएगा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेल, ठीक है। यूनिसेल्यूलर दैट मीन सिर्फ एक ही सेल से बने हैं, क्या होगा, मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के क्या होंगे बेटा, खाना पीना नाचना गाना सब कुछ बेटा एक ही सेल में शुरू होकर एक ही सेल में खत्म हो जाएगी। द एंटायर लाइफ साइकिल इंक्लूड्स जस्ट अ सेल, सिर्फ अ सिंगल सेल, ठीक है, दैट इज सिंगल सेल। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, अगर आपको पता है माइक्रोब से कुछ भी याद है। और बेटा वी कैन राइट प्रोटोजोआ, और चलो प्रोटोजोआ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है तो एक बहुत ही कॉमन नाम हम लिख सकते हैं, दैट इज अमीबा, ठीक है। अमीबा इज ऑल्सो अ प्रोटोजोआन ओनली, लेकिन अमीबा नाम अक्सर बच्चों को याद रहता है, बचपन से हमने अमीबा के बारे में बहुत सारी स्टडी की है। नेक्स्ट जो है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल द ऑर्गेनिजम्स और सेल कैन बी मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें क्या होता है, बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। मैनी सेल्स का मतलब हम अपनी बॉडी में अगर देखें बेटा लाखों करोड़ों सेल्स है, ट्रिलियन ऑफ सेल्स है हमारे बॉडी में। सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होंगे बेटा, मैनी सेल्स से बने होंगे, बहुत सारे सेल्स से बने होंगे, कॉम्प्लेक्स उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी। एग्जाम्पल में हम कुछ भी लिख सकते हैं, फंजाई लिख सकते हैं जो कि मशरूम्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। बेटा हम अपना नाम लिख दे, मैं अपना नाम लिख देती हूँ भाग्यश्री, आई एम अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, है ना बेटा। प्लांट्स होते हैं, दे आर ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स होते हैं, दे आर ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे बेटा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। अब डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें बेटा न्यूक्लियस नहीं होता, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर हम सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर हम सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज प्रोकैरियोटिक सेल। पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। और नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है यूकैरियोटिक सेल। तो बेटा प्रोकैरियोटिक क्या होता है, देखिए प्रो का मतलब प्रोफेशनल नहीं होता है, योर प्रो, यार ये प्रो नहीं है, प्रो का मतलब यहां होता है पुराना, ओल्ड, ठीक है। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है बेटा, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या हो गए बेटा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो है दैट doesn't have well defined nucleus, ठीक है, इनके पास क्या है, well defined nucleus नहीं है, या हम कह सकते हैं कि properly developed nucleus नहीं है, या डायरेक्ट लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस है ही नहीं, ठीक है। सो well defined nucleus प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, न्यूक्लियस आर एब्सेंट। दूसरा जो कैटेगरी है बेटा, इट इज कॉल्ड यूकैरियोट्स, ठीक है। दूसरी टाइप ऑफ सेल जो है इट इज कॉल्ड यूकैरियोट्स। अब अगेन अगर यूकैरियोट्स की डेफिनेशन हम देखें, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, सच, ठीक है, ट्रू। और कैरियोट का मतलब क्या होता है बेटा, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें बेटा प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सो यूकैरियोट्स क्या होंगे, दे हैव प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो मैं यहां पे बस हैव न्यूक्लियस लिख रही हूं, ठीक है। सो सेल बेटा बेस्ड ऑन नंबर दो टाइप के होंगे, दो टाइप के सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे बेस्ड ऑन नंबर, यूनिसेल्यूलर जो सिंगल सेल से बने हैं, मल्टी सेल्यूलर जो बेटा बहुत सारे सेल से बने हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियस बेटा सेल दो टाइप के होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स अगेन आई एम रिपीटिंग ओल्ड, पुराना,
कैरियोटिक इज द न्यूक्लियस। तो जिसमें बेटा प्रॉपर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जिसमें बेटा प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, यू मीन्स ट्रू, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये चीज हमें याद रखना है। अब इसके अलावा भी बेटा कुछ डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जिसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो देयर आर सम माइनर डिफरेंसेस जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है बेटा, दे हैव न्यूक्लियस, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। सो दे हैव न्यूक्लियस, इनमें क्या था बेटा, न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है, इनमें न्यूक्लियस बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट देखिए, इसके अलावा भी कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, सेल में सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ छोटे छोटे चीजें होती है, और यूकैरियोटिक सेल में वो सारी चीजें होती है, उन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सेल ऑर्गेनल्स, वो छोटे छोटे चीजें जो सेल की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट हियर। जबकि हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो बेटा ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। बिल्कुल बेसिक डिजाइन, जुगाड़ वाला सेल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ये बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूकैरियोट्स में अगर आप देखोगे बेटा तो और एक चीज होती है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे कैन बी यूनिसेल्यूलर, ठीक है, और मल्टीसेल्यूलर एज वेल, दे कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर एज वेल, ठीक है। लेकिन आप प्रोकैरियोट्स देखोगे तो दे आर यूनिसेल्यूलर, आपको मल्टीसेल्यूलर प्रोकैरियोट नहीं दिखेगा, ठीक है, दे आर यूनिसेल्यूलर। तो ये तो 3 मेन डिफरेंस है। एक्चुअली बेटा इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन अभी हमारे में दिया ही नहीं गया है सिलेबस में, तो हम वो सब देखेंगे भी नहीं। बहुत सारी आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द कोर्स बेटा चीजें पढ़ के हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें 9th में वो चीजें मिलेंगे तब हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हमें जानना है यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस बेटा होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, एंड दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, मल्टीसेल्यूलर हो सकते हैं, प्रोकैरियोट्स आर बेटा यूनिसेल्यूलर ओनली। और लास्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एग्जांपल्स। यूकैरियोटिक सेल में हमारे क्या आएंगे बेटा, अगर हम यूनिसेल्यूलर में देखें अमीबा आएगा, ठीक है। सो प्लांट्स आर यूकैरियोट, एनिमल्स आर ऑल्सो यूकैरियोट। हम सारे के सारे क्या है बेटा, सारे के सारे हम यूकैरियोट्स है। इसके अलावा फंजाई भी यूकैरियोट्स होते हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या आता है बेटा, प्रोकैरियोट्स में आते हैं ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, सारे के सारे क्या है, सारे के सारे हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। सो दिस आर सम डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है आखिर। सो लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट, ठीक है। पहले हम एक प्रोकैरियोटिक सेल मस्त सा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा उनकी कंपोजिशन देखेंगे कि आखिर ये प्रोकैरियोटिक सेल बेटा किस चीज से बनी होती है, ओके। तो लेट मी ड्रॉ सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आउट हेयर। आप मेरे साथ बेटा बना सकते हो, मैं भी थोड़ा स्लो स्लो बना रही हूँ ताकि आप भी मेरे साथ बनाते जाओ। बेटा टाइम का काम टाइम से कंप्लीट करना है हमें, नहीं तो क्या होगा, चीजें जमा होते जाएंगे। सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया फर्स्ट, ठीक है। सो देयर इज अ सिंगल स्ट्रक्चर आउट हियर, ठीक है। कुछ छोटे छोटे ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं इनके सेल में। लेट मी ड्रॉ द डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स एज वेल। और बेटा मूवमेंट के लिए भी इनके पास क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं।
सो दिस इज अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर हम देखें बेटा ये प्रोकैरियोटिक सेल किस किस चीज से बनी हुई है, तो सबसे पहले मूवमेंट के लिए इनके पास जो फिलामेंट है, ठीक है, साथ साथ लिखते जाइए, मूवमेंट के लिए ये जो लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड फ्लैजेला। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं फ्लैजेला। और ये फ्लैजेला क्या करती है, फ्लैजेला हेल्प्स इन मूवमेंट, ये बेटा एक दूसरे जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करती है। फंक्शंस भी मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसी तरीके से लिख सकते हो, तभी हमें याद भी रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे जो जितने भी हेयर लाइक उनके स्ट्रक्चर है बॉडी में, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पिली, इसे हम कहते हैं पिली। कभी कभी इससे भी छोटे होते हैं तो उसे हम कहते हैं फिम्ब्रिया, बट पिली नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर बिकॉज दिस इज द मोर कॉमन टर्म। और बेटा ये पिली क्या करती है, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट। ये क्या करती है, जब भी बैक्टीरियल सेल को बेटा, एक प्रोकैरियोटिक सेल को किसी चीज से अपने आप को अटैच करनी होती है, ये पीली उसमें हेल्प करते हैं। सो फ्लैजेला जो है, लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जबकि छोटे छोटे ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है बेटा, दे हेल्प इन अटैचमेंट, ये किसी सरफेस से चिपकने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ये जो बेटा वॉल है, द फर्स्ट वॉल प्रेजेंट हियर इज नोन एज सेल वॉल, ठीक है, ये प्लांट वाला सेल वॉल नहीं है, ये बैक्टीरिया वाला सेल वॉल है। और सेल वॉल की फंक्शंस अब आप देखोगे तो क्या है बेटा, सेल वॉल की फंक्शन होती है प्रोटेक्शन, ये जो अंदर कंटेंट है, ये जो पूरी की पूरी सेल है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, सेकेंड लेयर भी है यहाँ पे, दिस इज दी सेकेंड लेयर, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट ब्लू कलर की बेटा, दिस सेकेंड लेयर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हर सेल में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल किसी किसी में प्रेजेंट होता है, किसी किसी में प्रेजेंट नहीं भी होता है, लेकिन ये जो सेकेंड लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, दे आर प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ सेल, इट इज एन यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब है लेयर ऑफ सेल, सॉरी लेयर, इट इज अ लेयर, मेम्ब्रेन इज दी प्रोटेक्टिव लेयर बेटा। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सब सेल में, हर तरीके के सेल में प्रेजेंट होता है। किससे बना होता है हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आप देखिए कि ये क्या है बेटा, इसकी भी फंक्शंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे फंक्शंस मैं यहाँ नहीं लिखूंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यूकैरियोटिक सेल में मैं इकट्ठे लिख दूंगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या क्या फंक्शंस है। नेक्स्ट अगर आप पार्ट देखोगे बेटा, दिस स्पेस, ये जो पूरी की पूरी खाली स्पेस आपको दिख रही है, जहां पे मैं लाइट ब्लू कलर कर रही हूं, दिस एंटायर स्पेस बेटा, ये पूरी की पूरी जितनी भी स्पेस है, जहां पे मैंने अभी लाइट ब्लू कलर किया है, दिस एंटायर स्पेस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इस पूरे स्पेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इस पूरे स्पेस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। थोड़ी सी फ्लूइड लाइक पार्ट होती है बेटा, दिस इज साइटोप्लाज्म, और ये भी यूनिवर्सल है, ये भी बेटा आपको हर सेल में मिलेगा, इट इज प्रेजेंट इन एवरी सेल। और साइटोप्लाज्म में ही बेटा आपको ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है, बीच में एक रीजन मिलता है, इन एक मिनट, तो बीच में बेटा एक रीजन मिलता है इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। याद रखिए, ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर ही अलग होती है जो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे बेटा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस की जगह क्या है, बीच में एक सेंट्रल एरिया है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और इस न्यूक्लियोइड में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, उनकी डीएनए प्रेजेंट होती है। अगेन डीएनए क्या है हम आगे देखेंगे जब हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल बस आप इसकी स्ट्रक्चर देखो कि यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, एक सेंट्रल एरिया है कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और इसी सेंट्रल एरिया में ये जो बेटा पिंक कलर की आपको गोल ये जो लाइन दिख रही है, इफ इट्स नॉट विजिबल अगेन आई एम ड्रॉइंग इट ओवर, सो बेटा ये जो आपको पिंक कलर की लाइन दिख रही है, इट इज कॉल्ड डीएनए, ठीक है, जो उसकी जेनेटिक मटेरियल भी कहलाती है। अब अगर आप बेटा नोटिस करोगे तो आपको यहाँ कुछ ऐसे डॉट्स भी दिख रहे होंगे, राइट, दिस डॉट्स। तो बेटा ये जो डॉट्स है,
दिस आर कॉल्ड राइबोसोम्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम बेटा कहते हैं राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स क्या करती है, इनकी बॉडी में बेटा प्रोटीन बनाती है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, एटलीस्ट यूकैरियोट से बेटा बहुत सिंपल है। एक सेल वॉल है जो इनकी पूरी सेल को प्रोटेक्ट करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो बेटा वो तरह तरह के फंक्शंस करते हैं, प्रोटेक्शन तो करती ही है, उसके अलावा चीजों के मूवमेंट में हेल्प करती है। बीच में एक बेटा एरिया है विच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही बेटा एक बीच वाला एरिया है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, जिसमें उनकी डीएनए है। और उसके अलावा पूरी सेल में छोटे 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 बेटा डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो प्रोटीन बनाएंगे, एंड दोज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। तो बहुत ही सिंपल इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अब बेटा अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल कैसा दिखता है, यूकैरियोटिक सेल की कंपोजिशन कैसी होती होगी। सो यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें बेटा, सबसे पहले हम अगेन जनरलाइज यूकैरियोटिक सेल देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो जनरलाइज्ड देखेंगे अगर हम बेटा यूकैरियोटिक सेल, अगेन लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने कहा था एक मेम्ब्रेन है जो हर सेल में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। तो बेटा वो मेम्ब्रेन क्या होगा, दैट मेम्ब्रेन इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन मैं ड्रॉ कर रही हूं, दिस मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के बीच में बेटा, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, इस मेम्ब्रेन के अंदर मैंने कहा था कि कुछ खाली स्पेस है, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड व्हाट, दिस स्पेस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा बेटा, और टाइम टू टाइम हमारे कंप्लीट भी हो जाएंगे, राइट। सो इट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, खाली स्पेस यहां पे मैं ड्रॉ कर रही हूं। ओके, ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा सेल। अब देखिए बेटा, न्यूक्लियस जो है इट इज प्रेजेंट, ओके सॉरी आई गेस, ओके। तो बेटा न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट हियर इन बिटवीन। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि न्यूक्लियस यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले यहां बस हम न्यूक्लियस देखेंगे। सो ये क्या है बेटा, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ओके, अब देखिए न्यूक्लियस से अटैच भी हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। न्यूक्लियस के वॉल से अटैच बेटा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, दिस आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और इसके आसपास और भी हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दिस, विच आर कॉल्ड गोल्जी बॉडीज। ठीक है, मैं यहां रफली ड्रॉ कर रही हूं, These are our Golgi bodies। ये तीनों चीजें बेटा एकदम बिल्कुल पास पास रहती है, क्योंकि इनके फंक्शंस जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। That's why they usually lie close to each other। तो ये हो गया हमारे Golgi bodies। ठीक है, ये जो बेटा मैं ड्रॉ कर रही हूँ Golgi bodies, फिर मैंने अभी अभी कहा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इन्हीं को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। जो कि मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आपको कहा था कि यूकैरियोटिक सेल में बेटा कुछ और भी पार्ट्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड व्हाट, दोज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। तो यही है बेटा वो सेल ऑर्गेनल्स। इसके अलावा क्या है बेटा, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गोल्जी बॉडीज होती है, और आप देखोगे इसके अलावा इस टाइप का भी और एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्वांटिटी इसकी वेरी करती है बेटा, कभी भी ये सब इनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं रहती है, अलग अलग सेल में इनकी अलग अलग क्वांटिटी होती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इसके अलावा भी आपको बहुत सारे यहाँ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, अलग अलग प्लांट्स में उनकी अलग अलग लेवलिंग होती है। ठीक है, सो बेटा यूकैरियोटिक सेल में आपको इस टाइप के अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे। और आप अगर देखोगे इनकी लेवलिंग अगर हम बेटा करें, सो दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रिया, है ना।
सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करेगी बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा एनर्जी, सो ये एनर्जी बनाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो गया बेटा, ये जो पूरी स्पेस है दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जो बेटा क्या करेगी, मैंने अभी अभी कहा था सेल फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल अलग अलग चीजें चलती रहती है, जो कि बेटा साइटोप्लाज्म में ही चलती है। ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं मैनेजर ऑफ द सेल, है ना, ये तो है ही न्यूक्लियस बीच में। इफ इट्स नॉट विजिबल आई एम राइटिंग इट अगेन, सो दिस इज आवर न्यूक्लियस। और उसके बाद बेटा ये क्या है बेटा, दिस आर गोल्जी बॉडीज, और ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है एक सेल में, जिसके बारे में हम डेफिनेटली हायर क्लासेस में देखेंगे, बट मेनली फिलहाल के लिए हमें इन सब चीजों को देखना है, ठीक है। और बेटा ये जो बाहर का मेन लेयर है, द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये क्या है बेटा, ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये है एक बेसिक डायग्राम ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल इसमें भी मॉडिफिकेशंस होती है, लेकिन कुछ चीजें बेटा बिल्कुल कॉमन होती है यूकैरियोटिक सेल में, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होना, गोल्जी बॉडीज का होना, माइटोकॉन्ड्रिया का होना, साइटोप्लाज्म का होना, न्यूक्लियस का होना, ठीक है। उसके अलावा बेटा अगर हम टाइप ऑफ सेल में देखें तो प्लांट सेल में कुछ एडिशंस होते हैं, एनिमल सेल्स में कुछ एडिशंस होते हैं। जैसे कि आप देखोगे प्लांट सेल में बेटा क्या होता है, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बिल्कुल होता है। इसके साथ साथ बेटा एडिशनल प्लांट सेल में एक सेल वॉल होता है। मैंने कहा था शुरुआत में ही कि सेल वॉल हर किसी में नहीं प्रेजेंट होता है, कुछ कुछ सेल्स में प्रेजेंट होता है, एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। सेल वॉल इसका फंक्शन क्या है बेटा, जहां पे भी प्रेजेंट होगा प्रोटेक्शन इज द मेन फंक्शन। तो प्लांट सेल में क्या है, प्लांट सेल में बेटा सेल वॉल इज प्रेजेंट है, तो ये भी यूकैरियोटिक सेल ही। इसके अलावा बेटा प्लांट सेल में और एक एडिशन है। एडिशन क्या है, एक बहुत बड़ा सा मोटा सा बेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर है, क्योंकि प्लांट के पास स्टोर करने के लिए दूसरा कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, तो इसलिए प्लांट के पास बेटा स्टोर करने के लिए सेल के अंदर ही एक मोटी सी स्ट्रक्चर होती है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वैकोल। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वैकोल। इनफैक्ट प्लांट सेल की बेटा 80% वॉल्यूम जो है इट गेट ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। सिमिलरली उसके बाद क्या होगा बेटा, जैसे कि नॉर्मल हर यूकैरियोटिक सेल में होता है एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, देयर विल बी अ न्यूक्लियस, हर यूकैरियोटिक सेल में होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया था। उसके बाद क्या होगा, इस न्यूक्लियस से अटैच बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। गोल्जी बॉडीज होंगे बेटा इससे रिलेटेड, जो मैं दिखा चुकी हूँ आपको, गोल्जी बॉडीज होंगे। लेकिन प्लांट सेल में और एक चीज खास होती है बेटा, एंड दैट इज अ स्ट्रक्चर कॉल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अलावा भी प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, किसी किसी में कलरलेस होता है, जैसा भी हो क्लोरोप्लास्ट इसको हम कह सकते हैं, या ब्रॉडर टर्म में अगर हम कहें दिस इज नोन एज प्लास्टिड। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बिना कोई भी सेल नहीं हो सकता, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाती है और एनर्जी हर टाइप के सेल को चाहिए होती है। तो आप देख सकते हो प्लांट सेल इज ऑल्सो एन यूकैरियोटिक सेल है, तो ये भी यूकैरियोटिक सेल ही, लेकिन इसमें एडिशन क्या है, सेल वॉल इज द एडिशन, ठीक है, सेल वॉल इज द एडिशन, वैकोल इज द एडिशन, प्लास्टिड्स आर एडिशन, ठीक है। ये तीनों चीजें हमारे एडिशंस है। फंक्शंस की बात करें तो बेटा वैकोल्स क्या होगा, एक्सक्यूज मी, वैकोल्स आर स्टोरेज ऑर्गन।
ये प्लांट में बेटा हर तरीके के चीजों को स्टोर कर पाती है, ठीक है, ये फंक्शन है वेकोल्स का। प्लास्टिड्स के बारे में बात करें बेटा, तो प्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, मैं यहां लिख रही हूं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, याद रखिए। 2 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, वन इज कलरलेस। एक प्लास्टिड्स होता है बेटा उनके कोई कलर नहीं होता। प्लास्टिड्स अगेन क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर, याद रखिए। हमारे कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और कुछ कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है इसका कोई कलर नहीं है, इट इज कलरलेस। और ये ल्यूकोप्लास्ट बेटा क्या करते हैं, ये हमारे न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं, दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें स्टोर करते हैं। जबकि दूसरा जो प्लास्टिड है बेटा उनको हम कह सकते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट, जिसमें बेटा क्या है, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि डाइज होते हैं ना, तो बेटा वैसे ही ये प्लास्टिड, इनमें कुछ डाइज होते हैं, नेचुरल डाइज होते हैं जिनको हम पिगमेंट कहते हैं, और ये अलग अलग कलर के होते हैं बेटा। इन्हीं के वजह से हमें अलग अलग कलर के फूल देखने को मिलते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, जितने भी अलग अलग तरीके के फूल होते हैं ना, वो इन्हीं के वजह से मिलता है। सो 2 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट में, ल्यूकोप्लास्ट एक जो बेटा न्यूट्रिएंट स्टोर करेगा, दूसरा क्रोमोप्लास्ट जो कलर स्टोर करेगा। और इसके अलावा बेटा जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है जो अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है, इट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा, एक स्पेशल टाइप इसको दिया गया है, एक स्पेशल पोजीशन इसको दिया गया है। सो क्लोरोप्लास्ट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिड व्हिच कंटेन स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और बिना क्लोरोफिल के बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, बिना क्लोरोफिल के शायद आज हम भी नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेटा हम इनके ऊपर डिपेंडेंट है। सो प्लांट सेल इज ऑल्सो एन यूकैरियोटिक सेल, बस इनमें क्या है बेटा, ये कुछ हमारे मॉडिफिकेशंस है। वही अगर हम एनिमल सेल देखें बेटा, तो एनिमल सेल में क्या है बेटा, एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा, नो सेल वॉल इज प्रेजेंट। याद रखिए, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, नो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, किसी भी टाइप की कोई भी प्लास्टिड्स आपको नहीं दिखेंगे। और अगर हम बात करें बेटा वेकोल्स की, तो वेकोल्स जो है आर इनडेफिनिट, दैट मीन्स बिल्कुल छोटे, एकदम बेकार नहीं दिखने वाले, या बेटा एब्सेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में एक अच्छी चीज होती है, दैट इज एक अच्छा सेल ऑर्गेनल होता है विच इज कॉल्ड लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या है, इट इज एन सेल ऑर्गेनल्स विच इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। बेटा इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये सेल के डेब्रिस को रिमूव करते हैं, दैट रिमूव्स सेल डेब्रिस। तो ये बेटा आपको प्लांट सेल में बहुत कम दिखता है, ऐसा नहीं है कि एब्सेंट होता है प्लांट सेल में लाइसोसोम, बट वेरी रेयर इन टर्म्स में आपको लाइसोसोम प्लांट सेल में दिखेगा। सो सेल ऑर्गेनल्स दैट रिमूव्स सेल डेब्रिस, ये अबंडेंट होता है एनिमल सेल में, हम कह सकते हैं। प्लांट सेल में टोटली एब्सेंट नहीं होता, लेकिन हाँ अबंडेंट भी नहीं होता है। इसके अलावा बेटा एनिमल सेल में और एक वेरी वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड सेंट्रियोल। अगेन इसके बारे में भी आप हायर क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ोगे बेटा। सेंट्रियोल इज अ स्ट्रक्चर जो प्रोटीन से बनी होती है एंड इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये क्या करती है, ये सेल के डिवीजन में हेल्प करते हैं, बट अगेन इनके बारे में बहुत ज्यादा इन डिटेल हमें नहीं देखना है बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो एनिमल सेल इट इज ऑल्सो यूकैरियोटिक सेल, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं है, ना ही वेकोल्स है। लाइसोसोम बेटा इसमें बहुत अबंडेंट होते हैं और सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट सेल में बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। सो दिस आर सम डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एन एनिमल सेल। अब अगर हम बात करें व्हाट मेक्स आवर सेल, हमारे सेल किस किस चीज से बनी हुई है, तो हम बेटा
इजीली आंसर कर पाएंगे कि हमारे सेल किससे बनी हुई है। सबसे पहले तो आवर सेल इज मेड अप ऑफ व्हाट बेटा, सबसे पहले आवर सेल इज मेड अप ऑफ, नंबर 1 क्या बताया था मैंने, सबसे पहला मेम्ब्रेन जो हर किसी में प्रेजेंट होता है। मॉडिफिकेशंस के बारे में बाद में, पहले हम यूनिवर्सल चीजें देखेंगे। नंबर 1 इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अगर आप नहीं बता पाओगे तो बेटा दुख होगा बहुत, बोलना है, ठीक है। क्या होगा बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। सेकेंड अगर हम देखें बेटा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज आवर साइटोप्लाज्म। किस चीज से बनी हुई है सेल, साइटोप्लाज्म, द मैट्रिक्स जिसमें हर चीज प्रेजेंट है। और उसके बाद किससे बनी हुई है बेटा हमारे सेल्स, हमारे सेल्स बने हुए हैं सेल ऑर्गेनल्स से। अब ये सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स बुक में नहीं दिया गया है। जो बुक में दिए गए हैं हम सिर्फ और सिर्फ आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो बेटा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई। बहुत सारे लोग सोचते थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर किस चीज से बनी हुई है। बहुत अलग अलग तरीके के हमारे थ्योरीज बने, अलग अलग तरीके के थ्योरीज प्रपोज किए गए एंड लेटर इट वाज ऑब्जर्व्ड कि एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, मतलब फैटी कंपाउंड, ठीक है। लिपिड्स अगर आपको नहीं समझ में आता है, फैट समझ लो, ठीक है। एक फैटी कंपाउंड से बना हुआ है, लिपिड से बने हुए हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट से बने हुए हैं और प्रोटीन से बने हुए हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आया, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आया कि ठीक है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बना है, प्रोटीन से बना है, कैसे बना हुआ है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, उसके ऊपर भी बहुत सारे थ्योरीज बने बेटा, बहुत सारे थ्योरीज। एंड लेटर बेटा एक थ्योरी विच वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, जो सबने एक्सेप्ट किया, और उस थ्योरी का नाम, उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। द नेम ऑफ द थ्योरी वाज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, एक्सक्यूज मी। तो निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया बेटा। और इसमें क्या था, इसमें ये था, उनका मानना था कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक समंदर है बेटा, एक समंदर है और उसमें प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स फ्लोट किए हुए आइसबर्ग्स है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है, आप देख सकते हो क्या है बेटा, गुलाब जामुन है ना, खाने को मन कर रहा होगा आपको। तो बेटा ये क्या है, गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन कहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं बेटा, गुलाब जामुन फ्लोट कर रहे हैं शुगर के सिरप पे, है ना। तो वैसे ही सिंगर और निकलसन ने क्या कहा बेटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वहां लिपिड जो है एक समंदर है जिसपे बेटा प्रोटीन्स फ्लोट करते हैं। दैट मीन्स हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज एक्चुअली समवन फ्लूइड इन इट्स नेचर। सो बेटा स्ट्रक्चर अगर मैं आपको यहां दिखाना चाहूं, द स्ट्रक्चर लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके जस्ट वेट। इस तरीके से हमारे मेम्ब्रेन में, इस तरीके से हमारे मेम्ब्रेन में बेटा लिपिड्स का एक समंदर बना हुआ है। दिस आर ऑल लिपिड्स मॉलिक्यूल। और सिर्फ एक ही लेयर नहीं है, लिपिड मॉलिक्यूल्स के बेटा 2 लेयर है। तो ऊपर की तरफ एक लेयर होते हैं और नीचे की तरफ एक लेयर, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये वेव इसीलिए डाला है ताकि हमें ये एश्योरिटी रहे कि ये क्या है बेटा, फ्लूइड नेचर की है, बहते हुए नेचर की है। सो दिस आर ऑल लिपिड मॉलिक्यूल्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसको लिपिड नहीं समझ में आ रहा है बेटा ये समझ लो कि कुछ फैटी कंपाउंड से बने हैं, ठीक है। फैटी कंपाउंड, लिपिड्स आर फैटी कंपाउंड्स। This is actually a what? This is actually a chemistry term. So beta these are all lipids molecule. और इस लिपिड मॉलिक्यूल के समंदर में क्या कहा उन्होंने, इस लिपिड मॉलिक्यूल के समंदर में बेटा हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट करते हैं। दैट मीन्स वो रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। एक मॉलिक्यूल्स अगर इधर है तो हो सकता है दूसरा मॉलिक्यूल्स कहीं पे यहां पे होगा, ठीक है। सो दे आर प्रेजेंट लाइक एन आइलैंड, दे आर प्रेजेंट लाइक एन आइसबर्ग, रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट बेटा कुछ प्रोटीन तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर में ऊपर ऊपर से प्रेजेंट होते हैं,
और कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं, 1 to 2% क्वांटिटी में मिलते हैं। या तो वो प्रोटीन से ऐसे अटैच्ड रहते हैं या तो वो लिपिड से अटैच रहते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट लाइक दिस। उनकी अपनी डायरेक्ट इंडिविजुअलिटी नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसे अटैच रहते हैं। So this is the structure of what? This is the structure of fluid mosaic model जो किन्होंने propose किया था बेटा? This was proposed by Singer and Nicholson. So लेवलिंग की अगर हम देखें बेटा तो आप देख सकते हो दिस इज दी लिपिड लेयर, ठीक है, दिस इज दी लिपिड लेयर और लिपिड के 2 लेयर होते हैं, याद रखिए। तो इसीलिए कभी कभार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिपिड बाई लेयर भी कहा जाता है, बिकॉज लिपिड के 2 लेयर है। ये क्या है बेटा? दिस इज दी प्रोटीन, ये है प्रोटीन। ये जितने भी रेड कलर के हैं सारे प्रोटीन है, कुछ बाहर की तरफ है कुछ अंदर की तरफ है, ठीक है। और उसके बाद बेटा पिंक कलर में जो ये है, इट इज व्हाट? इट इज आवर कार्बोहाइड्रेट। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी हुई है, सो आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? मेड अप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड, PCL। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। अब बेटा बात करें फंक्शंस की, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इस स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है? तो सबसे पहला फंक्शन बेटा प्रोटेक्शन। किसी भी सेल में ये सबसे पहली बाउंड्री होती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया बेटा, हर सेल में सेल वॉल नहीं होता, हमारे बॉडी के सेल में ही सेल वॉल नहीं है। तो ऐसे सेल में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दी प्रोटेक्टिव लेयर। सेकंड क्या है बेटा? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स सेल के अंदर या सेल से बाहर जो चीजें जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परमिशन के बिना नहीं जा पाएगी। सो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल, ठीक है, चाहे सेल के अंदर जाए या सेल से बाहर, बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इजाजत के बिना वो नहीं जा पाएगा। अब जब ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं बेटा, तो अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होती है चीजों की across the plasma membrane. So there are different kinds of transportation. Transportation के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। थोड़ा सा इन ब्रीफ हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। नंबर 1 पॉइंट अगर हम देखें बेटा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में किसी क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे फैटी कंपाउंड, फैट्स। अब बेटा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फैट से बना हुआ है, और हम अगर फैट मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बात करें तो उनकी मूवमेंट में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। सिमिलरली गैस की बात करें बेटा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो गैसेस है ये, तो उनको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं बेटा जो रैंडमली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। उस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन, या कह सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सो काइंड्स ऑफ मूवमेंट, काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? नंबर 1 विल बी सिंपल डिफ्यूजन। इसमें क्या होगा बेटा? सिंपल डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स जहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, चाहे वो सेल से बाहर हो सेल से अंदर हो, मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर यहाँ पे बेटा मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है अंदर कम है, तो यहाँ से वो कम की तरफ मूव करेंगे। दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। और मैंने अभी अभी कहा किन चीजों की सिंपल डिफ्यूजन होती है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज गैसेस, गैसेस की होगी, और बेटा कुछ हमारे सिंपल लिपिड्स की होगी, सिंपल फैट्स की होगी। इनकी मूवमेंट क्या होगी? सिंपल डिफ्यूजन होगी। दैट मीन्स नॉर्मल मूवमेंट होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा, नेक्स्ट टाइप की क्या होती है? सो नेक्स्ट टाइप की जो मूवमेंट होती है, इट इज कॉल्ड फैसिलेटेड डिफ्यूजन।
ठीक है, इट इज कॉल्ड फैसिलेटेड डिफ्यूजन। अब इसमें क्या होता होगा, फैसिलेटेड डिफ्यूजन में क्या होता होगा बेटा, इसमें भी मॉलिक्यूल्स हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है, लेकिन ये किसी का हेल्प करते हैं। जैसे कि बेटा कभी कभार क्या होता है, आप एग्जाम में बैठ जाते हो, आपको कुछ कुछ आंसर आता है, दैट इज नॉर्मल डिफ्यूजन। कभी कभार बेटा आपको कुछ कुछ आंसर नहीं आते, तो आप क्या करते हो, फ्रेंड से पूछते हो कि यार बता देना ये आंसर, फ्रेंड आपको आंसर बता देता है, आप आंसर लिख देते हो, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दैट मीन्स आपको बेटा खुद से नहीं आ रहा है, आप खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूव नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप किसी का हेल्प ले रहे हो मूव करने में। इस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और यहां पे होगा क्या डेफिनेशन, इट बेटा यूजेस कैरियर मॉलिक्यूल्स। कैरियर का मतलब है कि ये किसी का हेल्प लेते हैं। इट यूजेस कैरियर मॉलिक्यूल्स, जो कि कुछ प्रोटीन्स ही होते हैं बेटा। इट यूजेस कैरियर मॉलिक्यूल्स फॉर मूवमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगी, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा बात करें वाटर की मूवमेंट की। अब देखो मैंने आपको क्या कहा बेटा, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बना हुआ है ना। लिपिड का मतलब ऑयल मान लो, फैट मान लो। अब पानी और ऑयल बेटा कभी मिक्स नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान से देखोगे, पानी और ऑयल, पानी और तेल कभी आपस में डिसॉल्व नहीं होते। तो इसीलिए वाटर क्या है बेटा, वाटर कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है ऑयली सब्सटेंसेस से, है ना। तो पानी जो है वो डायरेक्टली नहीं मूव कर पाएगा। तो पानी क्या करता है बेटा, पानी किसी मॉलिक्यूल का हेल्प लेते हैं। कुछ हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, तो वैसे ही कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स के हेल्प के थ्रू पानी अंदर चला जाता है। इस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहां क्या होता है, पानी खुद से नहीं मूव कर पाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये प्रोटीन के थ्रू मूव करता है, प्रोटीन का हेल्प लेता है, और ऐसे मूवमेंट को हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट अगर हम बेटा बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट की, इट इज कॉल्ड एक्टिव डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज एक्टिव डिफ्यूजन। इट्स 3। अब इसमें क्या होता है बेटा, एक्टिव डिफ्यूजन में भी मूवमेंट ही होती है, बस क्या है इसमें एनर्जी मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। नॉर्मल डिफ्यूजन नहीं हो पाता। नॉर्मल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, जहां पे क्वांटिटी ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव होता है, दैट इज नॉर्मल डिफ्यूजन। लेकिन एक्टिव डिफ्यूजन में कभी भी बेटा ऐसे मूवमेंट नहीं हो पाती है। इट यूजेस एनर्जी, एटीपी यूज करते हैं। बाकी के जो प्रोसेस है बेटा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने देखा था और सिंपल डिफ्यूजन हमने देखा था, दोनों प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मॉलिक्यूल्स अपने आप से मूव करते हैं। लेकिन यहां पे बेटा एक्टिव डिफ्यूजन में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और मॉलिक्यूल्स हमेशा बेटा किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाती है, कम से ज्यादा या ज्यादा से कम, दोनों डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं एक्टिव डिफ्यूजन। क्लियर है, 3 टाइप के डिफ्यूजन मैंने आपको बताया। सिंपल डिफ्यूजन गैसेस की होती है बेटा, इसमें कुछ नहीं चाहिए, ना एनर्जी ना किसी का हेल्प, अपने आप मूव होता है फ्रॉम हाई टू लो। सेकंड मैंने बताया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें भी बेटा एनर्जी यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक हेल्पर की जरूरत पड़ती है। थर्ड मैंने आपको बताया एक्टिव डिफ्यूजन, इसमें क्या होता है बेटा, एक्टिव डिफ्यूजन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बिना एनर्जी के मॉलिक्यूल यूज नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं, आयंस की मूवमेंट हमारे बॉडी में इस तरीके से होती है, जैसे कि सोडियम आयंस की बात करें, पोटेशियम आयन की बात करें बेटा, इनकी मूवमेंट हमारे बॉडी में एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के मूवमेंट हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे कि एक मूवमेंट बेटा हम कह सकते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस हम इसको कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेल वॉमिटिंग। अब सेल उल्टी नहीं करता है, बस क्या है बेटा, सेल के अंदर से चीजें बाहर निकलती है, सेल के अंदर से चीजें डायरेक्टली बाहर निकल जाती है, और कम कम क्वांटिटी में नहीं, ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में निकलती है। सो इसे हम कहते हैं
सेल वॉमिटिंग, एक्सो का मतलब होता है आउट, ठीक है, और साइटोसिस का मतलब होता है सेल, दैट मीन सेल से बाहर निकलना। दूसरा जो बेटा मूवमेंट होता है इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, जिसका मतलब है सेल ईटिंग। सेल ईटिंग का मतलब है कि यहां चीजें जो है सेल के अंदर मूव होती है, दैट मीन्स एंडो का मतलब होता है इन एंड साइटोसिस का मतलब होता है अगेन सेल। तो एक्सोसाइटोसिस में सेल से बाहर होगा चीज, एंडोसाइटोसिस में सेल के अंदर होंगे। और बेटा जो बैक्टीरियाज होते हैं या जो बेटा वायरसेस होते हैं वो हमारे बॉडी में एक्टिव, पैसिव या नॉर्मल डिफ्यूजन से मूव नहीं होते हैं, वो हमारे बॉडी में एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस जैसे चीजों से मूव इन और मूव आउट होते हैं। दैट मीन्स तरह तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सो उनके दो मेन फंक्शन हो गए, वन इज प्रोटेक्शन, सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो बैकग्राउंड में आपको एक जेली दिख रहा होगा, ये हम लोग जेली खाते हैं ना, किंडरगार्टन हम लोग जेली खाते हैं। तो बेटा साइटोप्लाज्म भी क्या है, एक जेल लाइक, एक फ्लूइड लाइक स्पेस है इनसाइड द सेल। सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म, इट इज अ सेमी फ्लूइड और जेल लाइक, और वी कैन से जेल लाइक स्पेस inside plasma membrane, ठीक है, बट आउटसाइड न्यूक्लियस। ये चीज याद रखिए क्योंकि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, बट इट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि मान लीजिए ये सेल है, ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बेटा हमारा न्यूक्लियस है। तो ये जो पूरा एरिया है आउटसाइड द न्यूक्लियस इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो पूरी एरिया है दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो बेटा न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर ये साइटोप्लाज्म नहीं होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो ये स्पेस है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बच्चे अगर आप ये सोच लोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जितनी भी स्पेस है इट इज साइटोप्लाज्म, दैट इज रॉन्ग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद बेटा और न्यूक्लियस से बाहर जो स्पेस है दैट इज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो बेटा स्पेस है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। और बेटा मेन फंक्शन की बात करें तो इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस, फॉर ऑल केमिकल ही क्यों बेटा, हर तरीके की रिएक्शंस, फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ सेल। इनफैक्ट सेल ऑर्गेनल्स भी जो है बेटा वो कहाँ प्रेजेंट है, वो साइटोप्लाज्म में ही तो प्रेजेंट है। तो इट प्रोवाइड सरफेस फॉर सेल ऑर्गेनल्स एज वेल। तो ये मेन फंक्शन है हमारे साइटोप्लाज्म की, ये सरफेस प्रोवाइड करती है, चाहे वो सेल ऑर्गेनल्स को हो चाहे वो बेटा केमिकल रिएक्शंस को हो, ठीक है। सो अब आते हैं सेल ऑर्गेनल्स पे। सो व्हाट आर द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, कहने को तो बेटा बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, which is the power hub of the cell. We are going to discuss about endoplasmic reticulum, which is very very important for protein synthesis in eukaryotic cell. And then we are going to discuss about Golgi bodies, which are known as packaging hub. And then we are going to discuss about plastids, जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल इन ब्रीफ, एंड वेकोल्स, ठीक है, जो बेटा एनसीईआरटी में दिया गया है हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे अदर सेल ऑर्गेनल्स भी है लाइक पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, बट दीज आर नॉट गिवन और हम आज के लेक्चर में उनको कवर नहीं करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं बेटा न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ शुरू करते हैं। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें बेटा, सेल के अंदर, यहाँ पे याद रखिए मैं यहाँ सेल नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ड्रॉ कर रही हूँ। सो दिस इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बेटे दो मेम्ब्रेन होते हैं, दो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। न्यूक्लियस हैव टू प्रोटेक्टिव लेयर,
जो बाहर की तरफ होते हैं इट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। और जो अंदर की तरफ होते हैं इट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन, सो दिस इज दी इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद बेटा ये जो खाली स्पेस होता है पूरा, दिस खाली स्पेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद यहां पे भी बेटा न्यूक्लियस के अंदर भी बीच में एक स्पेस होता है एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या है बेटा, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको ऐसे लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, इस टाइप के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको लंबे लंबे, एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स, इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स, जो कि क्या है बेटा, जो कुछ नहीं है, डीएनए ही है, डीएनए की अरेंजमेंट है। हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखा था कि बीच में रैंडमली प्रेजेंट होता है डीएनए, लेकिन यहाँ पे बेटा लंबे लंबे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में हमको दिखते हैं कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ डीएनए ओनली, कुछ प्रोटीन के साथ मिलाकर वो इस टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ऐसे प्रोटीन्स बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे बीड टाइप की, माला टाइप की स्ट्रक्चर हमें लगता है, लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमको दिखते हैं, दीज आर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स, जो क्या है, अगेन आई एम रिपीटिंग, डीएनए है। और बेटा ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के अंदर भी कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड आरएनएस, बट अगेन दिस आर नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, सो आरएनए को आप टोटली इग्नोर कर सकते हो, आरएनए हमें अभी फिलहाल इतना नहीं देखना है, हमें डीएनए तक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखना है फिलहाल के लिए बेटा। सो दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए बेटा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, इनकी मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। और इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन में बेटा क्या है, कुछ होल्स बने हुए हैं, देयर आर सम पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू चीजें बेटा इन एंड आउट होती है अक्रॉस दी न्यूक्लियस। और ये जो होल्स होते हैं, ये जो पोर्स होते हैं इन द आउटर मेम्ब्रेन, दिस आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर, दिस आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स, और इन्हीं के थ्रू बेटा चीजों की एक्सचेंज होती है अक्रॉस द न्यूक्लियस। अदरवाइज न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह नहीं है जिसमें वो सारी मूवमेंट हो, चीजों की मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पोर से ही होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो ये भी क्या करेगा बेटा, ये भी साइटोप्लाज्म की तरह सरफेस प्रोवाइड करेगा फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस प्लस फॉर क्रोमैटिन फाइबर्स। डीएनए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, हम जैसे भी दिखते हैं, हम जैसे भी है, इट्स ऑल ड्यू टू डीएनए, इसीलिए डीएनए को कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल। थोड़ा सा हम आगे देखेंगे क्या है ये, अभी फिलहाल याद रखो इट इज आवर जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बेटा, ये एक टाइप की केमिकल बनाती है जिसको हम आरएनए कहते हैं, और इनसे क्या होता है, इनसे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होता है, इनसे हमारे राइबोसोम्स बनते हैं। सो न्यूक्लियोलस इज अ पार्ट ऑफ, सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ अबाउट द क्रोमोजोम। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, है ना, ये क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर है। सो न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, बाकी की चीजें मैं लिख चुकी हूँ बेटा ऑलरेडी, इनके फंक्शंस क्या है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन की, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगी। सो इट कंटेन्स डीएनए, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बेटा, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये एक टाइप का केमिकल है जो क्या करता है, विच इज आवर जेनेटिक मटेरियल, याद रखिए इट इज आवर जेनेटिक मटेरियल। बेटा जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? सो जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि ये क्या करती है बेटा, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है इट स्टोर इंफॉर्मेशन and pass it to next generation.
सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना ही काफी नहीं होता है, ये बेटा नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर भी हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि देखिए हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, हमारी आंखें, हमारे बाल, हमारे हाइट मम्मी पापा से बहुत मिलते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो डीएनए है जिसको मैं अभी आपको जेनेटिक मटेरियल कह रही हूँ, इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और करके उसको नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा बेटा डीएनए जो है, डीएनए फॉर्म एन एग शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इट फॉर्म्स, जो डीएनए है इट फॉर्म्स a egg shaped structure which is called chromosomes। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम्स है कभी कभार इनको भी हम अपने हेरिडिटी यूनिट कहते हैं, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर क्रोमोसोम हो चाहे डीएनए हो, दोनों चीजें सेम है, सेम है। डीएनए ही है जो प्रोटीन के साथ मिलकर बेटा ऐसा एग शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, तो उन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम। लंबी सिर्फ हम बेटा केमिकल की बात करेंगे देन इट्स डीएनए, और उसकी अरेंजमेंट की बात करेंगे देन इट्स जीन। लेकिन बेटा आखिर और एक चीज हमें देखना है कि क्रोमोसोम्स में ऐसा क्या है, क्रोमोसोम्स में ऐसा क्या है जिसके वजह से क्या हो पा रहा है बेटा, जिसके वजह से हम ये चीज ट्रांसफर कर पा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड जीन्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स में या बेटा डीएनए में, मान लीजिए ये पूरी की पूरी डीएनए थ्रेड है, उस डीएनए के छोटे छोटे ऐसे हिस्से होते हैं, डीएनए के कुछ छोटे छोटे ऐसे फ्रेगमेंट्स होते हैं बेटा, जिससे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, जिससे बेटा प्रोटीन बनते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो जीन्स क्या है? जीन्स डीएनए के कुछ ऐसे छोटे छोटे हिस्से हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट है जिससे प्रोटीन बनते हैं। और बेटा यही इंफॉर्मेशन काफी होता है, क्योंकि देखिए हमारे आंखों का कलर क्या है बेटा, प्रोटीन की वजह से है। हमारे बाल किससे बने होते हैं? कैराटीन से बने होते हैं, विच इज अ प्रोटीन। हमारी स्किन बेटा प्रोटीन से बने हैं, कॉल कोलाजन। सो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जीन्स क्या है बेटा? जीन्स आर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, दे आर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन तक पास करेगा। इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए दैट पासेस द इंफॉर्मेशन। तो याद रखिए डीएनए क्या है बेटा? डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, एक केमिकल है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स भी कभी कभी हम उनको कहते हैं, और कभी कभी अगर बेटा एग शेप्ड स्ट्रक्चर में हम उनको कंसिडर करेंगे तो उन्हें हम क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। और इसी क्रोमोसोम्स में, इसी डीएनए में बेटा कुछ हिस्से होते हैं, कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन तक पास करते हैं, और उन पार्ट्स को हम कहते हैं जीन्स। तो ये क्या है बेटा? एक ही सिक्के के दो अलग अलग हिस्से हैं। तो जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो अब बेटा आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब क्या है? छोटे छोटे ट्यूब्स। ठीक है, छोटे छोटे ट्यूब्स। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके के छोटे छोटे नालिया टाइप, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। It helps in protein synthesis। ठीक है, कैसे मैं ये भी बताऊंगी, पहले पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं। सेकेंड, इट ऑल्सो हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, और इसके अलावा बेटा सिर्फ सिंथेसिस करना ही नहीं, इट ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ थ्रू आवर सेल। तीन मेन फंक्शन हम इनके लिख सकते हैं। तो बेटा प्रोटीन सिंथेसिस में देखो कैसे हेल्प करते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करो, ये जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपको यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे, यहाँ तक आपको दिख रहे होंगे डॉट्स। ठीक है, सो
कुछ हमारे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनमें बेटा राइबोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर अटैच होता है। याद करो, अभी अभी हमने बैक्टीरिया में राइबोसोम के बारे में स्टडी किया था जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रही थी। तो बेटा उसी टाइप के राइबोसोम हमारे यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको मिलते हैं, अटैच मिलते हैं उनसे। और जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बेटा राइबोसोम अटैच होता है उनसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें बेटा राइबोसोम्स होता है हम उनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वो देखने में रफ लगता है। अब आप सोचो, ये आपकी स्किन है, प्लेन होगा तो स्मूथ लगेगा, उसमें बहुत सारे पिंपल्स होंगे तो रफ दिखेगा। तो वैसे ही बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब उसमें राइबोसोम्स होते हैं तो सरफेस इसकी रफ दिखती है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इससे बनता है प्रोटीन। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन नहीं बनाता है, लेकिन उससे अटैच जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन बना रहा है। सिमिलरली बेटा जो स्मूथ वाला है, जिसमें आप देख सकते हो राइबोसोम्स नहीं है, इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है लिपिड्स, फैट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और इसके अलावा बेटा इसकी नेटवर्क आप देख सकते हो, एक नेट टाइप स्ट्रक्चर पूरी सेल में इसने बना के रखा हुआ है, जिसके वजह से ओवरऑल सेल को एक स्ट्रेंथ भी मिलता है, एक सपोर्ट भी मिलता है। सो इसीलिए इसको मैंने यहाँ कहा है कि स्ट्रेंथ टू द सेल, इट ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। सो दिस आर सम मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो गोल्जी एपरेटस। जो गोल्जी एपरेटस को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग हब ऑफ सेल। It is also known as processing unit और processing hub of cell। क्यों बेटा? क्योंकि जो भी चीज बेटा, जो भी प्रोटीन, जो भी लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आते हैं वही यहाँ पे मॉडिफाई होते हैं। अब देखो, जैसे कि मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास एक पानी का बॉटल है, ठीक है बेटा। तो ये जो पानी का बॉटल है, अगर मैं ये मार्केट पे बेचूंगी, कोई मुझसे पानी पिएगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये सील्ड नहीं है ना, ये सील्ड नहीं है, ये क्या है बेटा, अनसील्ड है। तो लोग सोचेंगे कि पता नहीं जूठा है, क्या है, कहाँ का पानी है, कैसा पानी है, लोग नहीं लेंगे मुझसे। तो वैसे ही बेटा जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में प्रोटीन बनाता है, लिपिड बनाता है, सेल पहले उसको एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि वो रॉ फॉर्म में होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने हुए लिपिड और प्रोटीन को गोल्जी क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करके, उसकी मॉडिफिकेशन करके, उसको अच्छे से पैक करके, सील करके सेल को देता है कि ले अब तो खुश हो जा, सील्ड है। तो ऐसे में क्या होता है, सेल खुश हो जाता है और प्रोटीन्स ले लेता है। तो जो भी चीजें यहाँ बनती है ना बेटा, इसकी यहाँ पे क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। दैट मीन्स यहाँ पे शुगर वुगर जो भी डालना हो, काट कूट के प्रोटीन को जैसे भी बनाना हो, फाइनल यहाँ पे बन के आता है, ठीक है। सो इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस होगा जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आएंगे। दैट मीन्स यहाँ फाइनल गुड्स बनेंगे और उसके बाद वो सारी की सारी चीजें जो है सेल को डिलीवर कर दिया जाएगा, या जहां पे भी उसकी नीड है वहां उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्लास के शुरुआत में कहा था कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज पास पास रहते हैं। क्यों? आंसर आपको मिल गया होगा। चलो बेटा वीडियो का भी यहाँ रोको, आंसर नीचे लिखो कमेंट बॉक्स में। और जिनको बेटा पता नहीं चला है मैं आपको बता देती हूँ, न्यूक्लियस में मैंने क्या कहा बेटा, डीएनए होता है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ना। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑर्डर करेगा कि बेटा मुझे प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन बना, ठीक है। न्यूक्लियस का ऑर्डर मिलते ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन जो उसने बनाया वो फाइनल गुड नहीं है, तो गोल्जी उसको फाइनल गुड में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद वो प्रेजेंट करेगा, ठीक है, कस्टमर को दे देगा कि लीजिए आपका प्रोडक्ट तैयार है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये तीनों चीजें बिल्कुल करीब करीब पास पास रहते हैं। ओके, सो अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो बेटा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, वन इज दी आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, वन इज इनर मेम्ब्रेन
जो कि बेटा अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन होते हैं और इनर मेम्ब्रेन होते हैं। बेटा इनर मेम्ब्रेन में आपको इस टाइप के फोल्डिंग्स भी दिखते हैं विच आर कॉल्ड क्रिस्टे। इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे, और बीच में जो ये खाली स्पेस आपको दिखता है दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और यहाँ पे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे, मैट्रिक्स सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम हायर क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल बस आपको उसका एक ही फंक्शन याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। क्या है ये? पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, एज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको बेटा केमिकली हम कह सकते हैं ATP, जिसका मतलब है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखो बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जरूरी नहीं है, अगर आपको याद नहीं रहता है भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने समझने के लिए लिख दिया है कि ATP का मतलब क्या होता है। बेटा जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम अगर अपने बॉडी में बेटा एनर्जी के बारे में बात करते हैं, वी एक्चुअली स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, और उस केमिकल का नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कहाँ बनता है, जो बेटा बनता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। सो फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें बस इतनी सी पॉइंट ही याद रखनी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनल्स, तो इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा प्लांट के सेल में प्रेजेंट होता है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स। और हम बात करें बेटा किससे बने होते हैं, तो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज मेड अप ऑफ अ सेल्यूलोज। अब ये सेल्यूलोज क्या बला है, क्या चीज है ये? सेल्यूलोज इज नथिंग बट अ कार्बोहाइड्रेट। याद रखिए, इनफैक्ट दुनिया का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, दुनिया का सबसे अबांडेंट कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज, जो प्लांट के सेल वॉल में मिलता है, ठीक है बेटा। लेकिन सिर्फ सेल वॉल में सेल्यूलोज ही नहीं होता है, इसके अलावा थोड़े मोरे और भी चीजें होती है, माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेकिन होता जरूर है, विच आर कॉल्ड पैक्टीन, जो कि और एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट ही है, और बेटा हेमीसेल्यूलोज, जो कि अगेन कुछ हमारे कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। ये सारे चीजें मिलकर हमारे सेल वॉल बनाती है। और सेल वॉल की अगर बेटा हम फंक्शन देखें, इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे बेटा, इन डिटेल स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको समझ में आए तो इसीलिए मैंने ऐड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्यूलोज के ऐसे मोटे मोटे बेटा बंडल्स होते हैं, इस तरीके से सेल्यूलोज की बंडल्स होती है, और इन बंडल्स को आप देखोगे कि इस तरीके से बांध के रखते हैं पैक्टीन, जो मैंने बोला पैक्टीन सब्सटेंसेस। तो सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। इन बंडल्स को कौन बांधता है बेटा? पैक्टीन। ऐसे लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं पैक्टीन के, जो इस बंडल को बांध के टाइट करके रखते हैं। और एक बंडल को दूसरे बंडल से कौन कनेक्ट करता है? हेमीसेल्यूलोज। अगेन द स्ट्रक्चर इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बस आप इतना याद रखो बेटा कि सेल्यूलोज से बने होते हैं, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा पैक्टीन और हेमीसेल्यूलोज जैसे दो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे सेल वॉल में पाई जाती है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज प्रोटेक्शन। इसका मेन फंक्शन ही होता है प्रोटेक्शन। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम देखें, इट इज वेकोल्स, ठीक है। वेकोल्स अगेन इट इज प्रेजेंट मेनली इन द प्लांट सेल। 80% वॉल्यूम जो होता है प्लांट सेल का, इट इज ऑक्यूपाइड बाय व्हाट? बाय दिस, ऑक्यूपाइड बाय इट, ठीक है। वेकोल प्लांट सेल में 80% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर देता है। बेटा प्लांट सेल की अगर हम वेकोल की बात करें, तो वेकोल में दो मेम्ब्रेन नहीं है, जो कि हमने अभी अभी माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, न्यूक्लियस में देखा था। वेकोल की सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। इट मींस यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? ओनली वन मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। सो हियर ओनली
वन मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। और इसके अलावा फंक्शंस की अगर हम बात करें वैक्यूल की, क्या फंक्शन होगी बेटा? स्टोरेज। ये चीजों को स्टोर करती है, और वो चीज कुछ भी हो सकता है बेटा, गैसेस हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट हो सकती है, या न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं लाइक सॉल्ट, शुगर, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, कुछ भी स्टोर कर सकता है। तो ये क्या है बेटा? एक प्लास्टिक बैग की तरह है जिसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। सो वैक्यूल्स 80% वॉल्यूम होते हैं ऑक्यूपाई प्लांट सेल में, ओनली सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, स्टोरेज इज द मेन फंक्शन। एनिमल सेल में बेटा वैक्यूल्स नेग्लिजिबल होते हैं, इट इज नेग्लिजिबल इन एनिमल सेल, याद रखिए, इसीलिए मैंने इस डायग्राम में प्लांट सेल ही ऐड किया है। अब इसके बाद बेटा लास्ट सेल ऑर्गेनल्स रह जाता है, दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की। प्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं, वन इज ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं, जिसमें बेटा न्यूट्रिएंट स्टोर होता है लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, है ना, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट जिसमें बेटा कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, जिसके वजह से हमें रंग बिरंगे फूल मिलते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्पेशल प्लास्टिड के बारे में, जो क्या है बेटा? जो है हमारे क्लोरोप्लास्ट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट इज इंपॉर्टेंट, इज स्पेशल बिकॉज हियर फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। फोटोसिंथेसिस क्यों हो पाता है? बिकॉज इट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को स्पेशल कहा गया है। थोड़ा सा अगर हम स्ट्रक्चर उनकी स्टडी करें बेटा, तो इसकी भी दो मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन। बाहर का जो मेम्ब्रेन है इट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, अंदर जो मेम्ब्रेन है इट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में बेटा आपको छोटे छोटे ऐसे बिल्डिंग लाइक, ऐसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे बिल्डिंग्स दिखेंगे आपको। सो दिस बिल्डिंग्स आर कॉल्ड ग्राना, इन्हें हम कहते हैं ग्राना, ठीक है। और सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, बिल्डिंग के बीच में मस्त मस्त ब्रिजेस भी होते हैं ताकि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक लोग जा सके। सो देयर आर सम कनेक्शन बिटवीन दिस बिल्डिंग्स एज वेल, एंड दिस कनेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिला। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रोमा लैमिला कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे भी आपको कुछ खाली स्पेसेस डेफिनेटली दिखेंगे। यहाँ पे भी आपको ये स्पेस बिल्कुल दिखेगा, खाली स्पेस, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अगेन स्ट्रक्चर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, समझाने के लिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ कि बेटा क्लोरोप्लास्ट लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लंबे लंबे बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड ग्राना, देयर आर सम कनेक्शन बिटवीन देम कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिला, और जो खाली स्पेस है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो बेटा होता क्या है देखो, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, तो यहाँ पे बेटा क्लोरोफिल होंगे, यहाँ पे भी ऑल ओवर आपको क्लोरोफिल डिफ्यूज मिलेगा, जिसके वजह से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इट अपीयर्स ग्रीन इन कलर। सो प्लास्टिड्स की बात करें बेटा, तो मैं यहाँ ओवरऑल आपको दोबारा से लिख के बता रही हूँ, देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। वन इज ल्यूकोप्लास्ट, जो क्या है बेटा? कलरलेस है। अनदर वन इज कलर्ड विच इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, इट इज अ कलर्ड प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट में बेटा क्या होगा? न्यूट्रिएंट स्टोर होंगे लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड ऑल। क्रोमोप्लास्ट में बेटा कलर्ड पिगमेंट स्टोर होता है लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाटएवर इट इज। और एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिड्स भी होता है विच इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा? एक ग्रीन कलर का स्पेशल पिगमेंट होता है कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसके वजह से होता है फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज द प्लास्टिड, अगेन इट इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल। सो बेटा आई जस्ट होप सबको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स दैट इज प्रेजेंट इन अ सेल और अ प्रोकैरियोटिक सेल। सो बेटा इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।